गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री और देख रहे थे पोस्ट मौर्यन पीरियड को। हम लोगों ने पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्यों के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुत सारे शासकों की चर्चा हमने किया जो मध्य एशिया से भारत आए थे और कुछ यहाँ के देशी शासक भी थे, उसके बारे में चर्चा किया। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत में मौर्यों के पतन के बाद किसका शासन रहा, खास करके ये जो सातवाहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसने जो अपना साम्राज्य फैलाया आंध्र प्रदेश के एरिया में फैलाया। तो सातवाहन जो था इसने कर्ण शासक सुशर्मा की हत्या की और अपना मध्य भारत के बाद कुछ भागों में अपना शासन स्थापित किया। इसके संस्थापक सिमुक थे। ये अंतिम जो कण्व वंश था सुशर्मा क्या हत्या इसी ने किया और सातवाहन वंश की नींव डाली। इस काल में शासक जो थे बहुत ही छोटे छोटे कालों के लिए रहे, बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं, कुछ शासकों को छोड़ के। तो हम इन्हीं छोटे छोटे शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका टाइम पीरियड भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिमुक के बाद जो गद्दी पे बैठा वो उसका भाई था, इसका नाम कृष्ण था या इसे कान्हा के भी नाम से जाना जाता है। इसने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया था, ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है। कृष्ण के बाद जो सातवाहन युग का सही मायने में प्रतापी शासक था वो सातकर्णी प्रथम ही था। तो ये सिमुक का पुत्र था या हो सकता है इसका भतीजा रहा होगा, दोनों में से कोई एक रहा होगा, ऐसा क्लियर साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। इसका उल्लेख हम देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसियन में। ये एक अननोन राइटर के द्वारा लिखा गया है, उसकी पुस्तक में सातकर्णी प्रथम का चर्चा मिलता है। इसकी पत्नी नायनायिका थी। नायनायिका जो थी वो अंगेय राज की राजकुमारी थी और इसने अपनी पत्नी नायनायिका के नाम पे एक रजत का या चांदी का मुद्रा चलाना प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करते हैं हाल, जो कि काफी प्रसिद्ध शासक है। ये इस वंश का 17वां शासक था। ये इसके काल में जो था काफी विद्वान लोग रहते थे। हाल खुद ही बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इसने गाथा सप्तशती की रचना की और इसी के काल में गुणांड रहता था। इसके अलावा सर्ववर्मन इसके दरबार में रहता था। गुणांड ने वृत्त कथा कोश की रचना की और सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की। तो हाल खुद ही विद्वान था और अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण भी दिए हुए था। इसके बाद जो सबसे प्रतापी शासक या सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं ये गौतमीपुत्र सातकर्णी है। इसकी माता बलश्री थी। बलश्री का एक हमें नासिक में अभिलेख भी प्राप्त होता है इसकी माता का। तो अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को या सातवाहन वंश को ही ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है। अभिलेख में ये एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा इसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का जो शासक हुआ वो हुआ वशिष्ठिपुत्र पुलमामी। इसकी राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान या आंध्र प्रदेश में स्थापित है। इसके बाद इस वंश का शासक हुआ यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्के पे जहाज का चित्र मिलता है। यह भी बहुत प्रतापी शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में 2 अश्वमेध यज्ञ कराने के बारे में और साथ ही साथ राजसूय यज्ञ कराने का भी साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलता है। सातवाहनों ने जो शासन प्रणाली चलाई उसकी संस्कृति सभ्यता कैसे रही थी, अब हम इसके विषय में बात करते हैं। तो सातवाहन के बारे में तो उल्लेख मिलता है कि यह ब्राह्मण वंश रहा होगा। सातवाहनों ने शीशे या लीड का सिक्का बनवाया। जैसे कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के या प्योर सोने के सिक्के चलाए। सबसे ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पाया गया है, लेकिन प्योरिटी के मामले में शुद्ध सोने के सिक्के जो हुए वो कुषाण वंश के में ही पाया गया। वैसे ही सातवाहन वंश में जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाया गया वो है शीशे का सिक्का और उन्होंने तांबे का, प्रोटीन का एवं कांसे की भी मुद्रा चलाई। करीमनगर आंध्र प्रदेश में उसने 22 ईंटों का बना हुआ एक कुआं बनवाया, ऐसा साक्ष्य मिलता है। सातवाहन वंश ही पहला वंश था जिसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने का काम स्टार्ट किया, प्रारंभ किया या जागीर देने का काम स्टार्ट किया। अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को देने का उल्लेख मिलता है। एक इसके काल में प्रशासकीय इकाई था जिसका नाम था गौलमेघ। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन को देखता था। बाकी प्रशासनिक इकाई हमें इस काल में सातवाहन काल में मौर्यों के समान ही देखने को मिलती है।
जैसे अमात्य हो गया, मंत्री हो गया, जैसे मौर्यों के काल में हम लोगों ने चर्चा की थी, वैसे ही इसके सातवाहन काल में भी प्रशासनिक इकाई वैसे ही बटा हुआ था। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्रकृति थी और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। इसी अभिलेख सभी अभिलेख जो इसका प्राप्त हुआ है वो संभवतः इसी भाषा में प्राप्त हुआ है। सातवाहन युग में जितने भी शासक हुए, शासकों ने अपने नाम के पीछे अपनी माता का सरनेम लगाया, लेकिन सरनेम लगाने के बावजूद ये सिद्ध नहीं होता है कि सातवाहन युग मातृसत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हम लोगों ने चर्चा किया देखा, वो पिता के बाद पुत्र की ही गद्दी पे बैठा। तो शासन जो था वो पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन पुत्र जो थे या राजा जो थे अपनी माता का सरनेम लगाते थे। तो ये तो था हमारा सातवाहन युग, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है दक्षिण भारत के इतिहास में। इसके बाद के अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के और कुछ राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को सातवाहन काल और इससे पहले ये मध्य एशिया या मौर्योत्तर काल में जो भी शासक रहे हैं उसके बारे में वीडियो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।